मतलब होता है कई, और एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण, अर्थात पॉली एम्ब्रियोनी मतलब हो गया कई भ्रूण। सामान्यतः जो होता है, एक एक बीज में एक ही भ्रूण होता है, लेकिन जब एक ही बीज में दो या उससे अधिक भ्रूण बन जाते हैं तो उस स्थिति को या इस स्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं। इसको हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली मतलब हो गया बहुत सारे, कई, एम्ब्रियो भ्रूण। और सामने तो एक बीज में क्या होता है, एक ही भ्रूण होता है। जैसे इसके उदाहरण है, जैसे साइट्रस, जितने भी हमारे खट्टे फल हैं इनमें यह बहुभ्रूणता पाई जाती है। जैसे नींबू, संतरा या आम में भी बहुभ्रूणता मिलती है। तीसरा प्रश्न जो पूछा गया 2024 के प्रश्न पत्र में कि बिंदु उत्परिवर्तन का एक उदाहरण दीजिए। पॉइंट म्यूटेशन पूछे है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। अब बिंदु उत्परिवर्तन का एक उदाहरण है, इसका सबसे जो अच्छा उदाहरण है वो है सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। बिंदु उत्परिवर्तन, सबसे पहले देखते हैं कि बिंदु उत्परिवर्तन होता क्या है। इसका उदाहरण तो ये जो पेपर में लिखने के लिए है, हमें तो इतना ही लिखना है क्योंकि पूछा गया है कि बिंदु उत्परिवर्तन का एक उदाहरण, तो हमें सीधा लिखना है कि सिकल सेल एनीमिया, बस। क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न है, तो हमें एक उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं एक उदाहरण दीजिए। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। बिंदु उत्परिवर्तन जिसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, में जो है डीएनए के केवल एक न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन होता है। जो पॉइंट म्यूटेशन होता है उसमें क्या होता है, केवल एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि सिकल सेल एनीमिया जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जीन में एक अमीनो अम्ल बदल जाता है और ग्लूटामिक स्थान पर बदलाव, इसलिए इसे बिंदु उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं, एक ही न्यूक्लियोटाइड के बदलने से। इसलिए इसको पॉइंट कहा जा रहा है, पॉइंट, एक पॉइंट के बदलने से ही इसको बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है। अब इसको समझते हैं, चित्र के माध्यम से भी हम समझते हैं इसको कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। अगर हम सिकल सेल एनीमिया जो पढ़ते हैं, सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, अनुवांशिक रक्त रोग होता है, जिसमें जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं जिनको हम आरबीसी कहते हैं, इनका आकार जो होता है हंसिए, क्योंकि सिक्कल का मतलब होता है हंसिया अर्थात दरांती जैसा हो जाता है। सामान्यतः जो आरबीसी होते हैं वो गोल व लचीले होते हैं, और सिकल सेल आरबीसी होती है, जब ये रोग हो जाता है सिकल सेल आनुवांशिक रोग है, तो उसमें आरबीसी का जो आकार है वो टेढ़े मेढ़े, शक्त या द्रांति जैसे हो जाता है। तो यह रोग हीमोग्लोबिन जीन में न्यूक्लियोटाइड के बदलने से। अब जैसे आपको यहाँ पे नॉर्मल जीन जो सीक्वेंस है ये दिखाया गया है, डीएनए है, इसमें जो कोड है GAG, क्योंकि 3 न्यूक्लियोटाइडों का एक अनुक्रम होता है जिसमें किसी प्रोटीन के संश्लेषण के लिए सूचना होती है, जिसको हम जेनेटिक कोड कहते हैं। अब यहां पे एक में परिवर्तन हो गया, देखो म्यूटेटेड जीन लिखा है, यहां पे डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड था पहले GAG नॉर्मल जीन है, अब यहां पे जब पॉइंट म्यूटेशन हुआ तो यहां पे जो कोड है वो GEG हो गया, ए की जगह पे टी आ गया है। तो जो सूचना ग्लूटामिक एसिड की थी, क्योंकि प्रत्येक कोड में प्रत्येक प्रोटीन के संश्लेषण के लिए क्या होती की जगह पे जो ग्लूटामिक एसिड के लिए सूचना रही होगी वो सूचना किसके होगी, वेलिन की होगी, क्योंकि यहां पे GTG हो गया। तो
सूचना बदल गई। तो इसी को जो है पॉइंट म्यूटेशन का, एक पॉइंट का फर्क, केवल एक पॉइंट के बदलने से, एक न्यूक्लियोटाइड के बदलने से इसे जो है पॉइंट म्यूटेशन कहा जाएगा। और ये इसका अच्छा उदाहरण हमने कहा था सिकल सेल एनीमिया, जिस हमारे ब्लड में होता है। हमने लिखी गोल और लचीले हैं, मगर जब ये न्यूक्लियोटाइड में पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है तो इसकी संरचना ऐसे द्रांति के आकार, कर्व शेप में हो जाती है। ये जैसे इसकी संरचना यहाँ पे बना रखी है, सिकल सेल रेड ब्लड सेल्स। इसमें क्या होता है कि जो आरबीसी होती है हमारी, इसकी आकृति कैसी हो गई, इस सिक्कल के आकार की हो गई। और हीमोग्लोबिन की जब संरचना बदल जाती है तो ये जो ब्लड वेसल्स होती है हमारी, शिराएं, धमनिकाएं होती हैं, इनमें ये जो रक्त है, जो इनका आकार आरबीसी का इस प्रकार से हो रखा है, ये उसमें फंस जाती है। इससे एनीमिया, दर्द और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अर्थात ये कह सकते हैं सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन क्षमता कम हो जाती है और आरबीसी का जो आकार है वो सिकल के आकार का हो जाता है। तो इसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो ये क्वेश्चन कभी इस प्रकार से भी आता है कि सिकल सेल एनीमिया होता क्या है। तो सिकल सेल एनीमिया सिंपल हम कहें कि हीमोग्लोबिन की संरचना बदल जाने से लाल रक्त कण हंसिया के आकार के हो जाते हैं, द्रांति के आकार के हो जाते हैं, और ये कोशिकाएं कठोर होती हैं और रक्त नलिकाओं में फंस जाती हैं। इससे एनीमिया अर्थात खून की कमी, दर्द और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसे कहते हैं हम सिकल सेल एनीमिया। अगला प्रश्न, जो चौथा प्रश्न पूछा गया, तो पूछा गया कि न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले कारक का नाम लिखिए। न्यूमोनिया होता है जिससे, तो इसका सही उत्तर है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नाम का एक जीवाणु है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नाम का जीवाणु, जिससे न्यूमोनिया रोग होता है। कभी कभी यह हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से भी होता है, इस जीवाणु से भी होता है। तो इसका राइट आंसर हमें अति लघु है, तो इतना ही हमको लिखना है। स्क्रीन नहीं दिख रही। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से न्यूमोनिया रोग उत्पन्न होता है, क्योंकि कारक पूछा है। अच्छा, अब दिख रही? यस सर, अब दिख रही है। तो हमें एक नंबर का है, तो हमें इतना ही लिखना है। अब थोड़ा इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि न्यूमोनिया जो होते हैं, कि न्यूमोनिया जो रोग होता है उसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो वो अंग हमारा प्रभावित होता है फेफड़े। न्यूमोनिया रोग से फेफड़े प्रभावित होते हैं, तो फेफड़ों संबंधी बीमारी है। इसमें फेफड़ों की जो ध्वनि और मवाद भर जाता है। जो एयर चैम्बर होते हैं, छोटे छोटे वायु की थैलियां होती फेफड़ों में, उनमें क्या हो जाता है, पानी और मवाद भर जाता है। अब यह रोग जो होता है कैसे होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है। ये जीवाणु फेफड़ों में प्रवेश करता है और प्रवेश करके संक्रमण को पैदा करते हैं, और सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है, खांसी, बुखार।
इत्यादि इस रोग में हो जाता है। तो इतना हमें थोड़ा इसके बारे में डिटेल में ये हो गया। अगला प्रश्न जो पूछा गया बीटी क्या है? बीटी क्या है? तो बीटी, जिसका पूरा नाम बेसिलस थ्यूरिनजिएंसिस है, बेसिलस थ्यूरिनजिएंसिस, और यह एक जीवाणु है, एक बैक्टीरिया है। इसका पूरा नाम क्या है? बीटी का बेसिलस थ्यूरिनजिएंसिस, और यह एक जीवाणु है, और यह जीवाणु मिट्टी में पाए जाने वाला एक लाभकारी जीवाणु है। यह एक जहरीला प्रोटीन, जिसे हम क्राई प्रोटीन भी कहते हैं, या बीटी टॉक्सिन बनाता है। क्राई प्रोटीन भी यही बनाता है। जो हमने कहा है जहरीला प्रोटीन, उसका नाम है क्राई प्रोटीन, को ये बनाता है। और ये प्रोटीन जो है, जो प्रोटीन कीटों को मारता है, लेकिन मनुष्य के लिए सुरक्षित है। बीटी कॉटन में इसी बैक्टीरिया का जीन डाला गया। अब थोड़ा इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि बीटी, हमें पर इतने लिखनी बीटी क्या है, तो हमने लिखना है बीटी बेसिलस थ्यूरिनजिनेसिस, यह एक जीवाणु है। इतना हमारा एक नंबर में चल जाएगा। सर स्क्रीन अब नहीं थोड़ा दिख हम रही। इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि बीटी खासकर फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों के लार्वा को मारता है। नेटवर्क थोड़ा दिख रही है। तो नेटवर्क प्रॉब्लम पड़ रही है बेटा, कोई नहीं, धीरे धीरे यहीं से पढ़ते हैं। जी सर। तो बीटी जो मैं कह रहा हूं, बीटी खासकर जो है, ये फसलों को जो नुकसान पहुंचाने वाले कीट होते हैं, उन कीटों के लार्वा को मारता है। ये इंसान को या पशुओं को या पौधों को कोई नुकसान नहीं करते हैं। और ये बीटी जो है, एक जीवाणु जो है, ये जीवाणु जो बीटी जीवाणु है, ये विष पौधे में मौजूद रहते हैं। इस प्रकार के आज जो है, जैसे हमने लिखा बीटी कॉटन, इस जीवाणु से जो बीटी बेसिलस थ्यूरिनजिनेसिस है, इस बैक्टीरिया से इसको निकाल के और पौधे में डाल दिया गया है। अब जब इसका जो जीन, जो क्राई प्रोटीन बना रहा था, जो बीटी टॉक्सिन बना रहा था जो जीवाणु में, उसको अनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा इस कॉटन के प्लांट में डाल दिया, तो ये प्लांट बन गया बीटी कॉटन। अब जैसे ही कोई कीट इस कॉटन प्लांट के नजदीक आता है, तो इसमें जीन्स किसका है, यहां पे किसका पड़ रखा अनुवांशिक? बीटी, क्योंकि बेसिलस थ्यूरिनजिनेसिस जो जीवाणु है, वो एक टॉक्सिन भी बना रहा है इस कॉटन के प्लांट में। पौधे के लिए हानिकारक नहीं है, कॉटन के लिए हानिकारक नहीं है, मगर जैसे ही कोई कीट इस पे अटैक करता है बीटी कॉटन पे, तो वो जो जीवाणु है, जो इसने वो एक बीटी टॉक्सिन बना रखा है या क्राई प्रोटीन बना रहा है, वो उस कीट के लार्वा में चला जाएगा, उसको मार देगा, उसके आहार नाल को क्या करेगा? नुकसान पहुंचा देगा, उसकी आंत में छेद बन जाएगा, छेद कर देगा, और कीट जो है चिल्ला चिल्ला के मर जाएगा। इसलिए ये प्रोटीन को कहा गया क्राई, CRY, क्योंकि जो बीटी होता है, ये क्राई प्रोटीन को वो करता है, सीक्रेट करता है, और इसके जीन्स को, उस DNA को जिससे क्राई बनाता है ये जीवाणु, उसको कॉटन के प्लांट में इस प्रकार से डाल दिया गया है। मतलब हम ये कहें सिंपल उसमें कि कीटों के लिए यह जहर भरी एक कैंडी के समान है बीटी, और कीट ने उसको खाया, बीमार हुआ और मर जाता है। इंसान खाएगा तो कुछ नहीं होगा। तो ये है बीटी। अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया
कि अंडाशय स्त्री के अंडाशय की आरक्षीय काट का नामांकित चित्र बनाइए, वर्णन की आवश्यकता नहीं। हमें इसमें इमेज पूछी गई है, तो हमारे पास ये टीएस ऑफ ओवरी है। हमें इसकी संरचना, इसमें वर्णन नहीं पूछा गया है, मगर इस पे थोड़ा हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसका अंडाशय का काम होता है कि अंडाणु को बनाना, और अंडाशय स्त्री का प्राथमिक जनन अंग भी है, और इसका काम होता है अंडाणु बनाना, भी करना। तो इसकी अनुप्रस्थ काट है। जब अंडाशय को क्रॉस सेक्शन में काटकर हम देखते हैं, ये क्रॉस सेक्शन में इसकी कटिंग है, तो इसकी संरचना साफ दिखाई देती है, अंडाणु की संरचना। अंडाशय के जो टीएस है, ये टीएस कटिंग है, आरेखीय काट है, इसके 3 भाग हमें दिखाई देते हैं। सबसे भारी जो भाग होता है, जिसको हम जर्मिनल, जिसे जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, जिसे जर्मिनल एपिथेलियम कोशिकाओं का, ऊतकों का बना होता है। ये भारी भाग, ये जो भारी भाग इसका होता है, ये जर्मिनल एपिथेलियम का बना होता है। ये अंडाशय का सबसे बाहरी पतली परत है। ये पूरी जो है एक सबसे भारी पतली परत होता है। और ये अंडाशय की सुरक्षा करता है, सबसे भारी। दूसरा है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। दूसरा जो है, दूसरी परत है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसके ठीक नीचे जो परत होती है, जर्मिनल एपिथेलियम के ठीक नीचे जो परत होती है, उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। जो एक सेकंड, नहीं दिख रही। अच्छा, स्लो चल रहा शायद। जी, रिकनेक्टेड। अच्छा सर, ठीक, ठीक सर। तो जो सेकंड स्तर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो जर्मिनल एपिथेलियम के ठीक नीचे स्तर होता है, वो होता है, ये भी संयोजी ऊतकों का बना हुआ होता है। अंडाशय को आकार और मजबूती प्रदान करता है। दूसरी जो लेयर होती है। और तीसरा होता है स्ट्रोमा, जो आंतरिक भाग है। ये अंडाशय का आंतरिक भाग होता है, जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। और इसमें, क्योंकि ये अंडाशय का सबसे महत्वपूर्ण भाग भी है, आंतरिक भाग स्ट्रोमा है, और इसमें विभिन्न अवस्थाओं के फॉलिकल्स जो ये दिखाए हैं, फॉलिकल्स के सेल्स, फॉलिकल होते हैं इसमें। जैसे प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स हैं, ये शुरुआत छोटे छोटे फॉलिकल्स हैं। इसके बाद इसमें से कोई फॉलिकल्स जो वृद्धि कर रही हैं। फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल्स, इसके अंदर फॉलिकल्स में ही क्या होता है, अंडाणु है। और इसी में जो है ये कॉर्पस ल्यूटियम है। इसी में जो है ये कॉर्पस एल्विकेंस है। ये स्ट्रोमा में ही, जो अंडाशय का आंतरिक भाग है, विभिन्न अवस्थाओं के फॉलिकल्स इसमें होते हैं। और यहीं से अंडाणु का विकास होता है, क्योंकि ग्रेफियन फॉलिकल्स की कोशिकाएं जब वृद्धि करती हैं, तो इन्हीं में कोई एक कोशिका अत्यधिक तीव्र से वृद्धि करती है। जैसे इसमें ये कोशिका जो है, ये सेकेंडरी ओवम, जो ग्रेफियन फॉलिकल होकर अंडाणु को मुक्त करती है। और जब अंडाणु मुक्त होता है, उसे हम कहते हैं अंडोत्सर्ग। अंडाशय से अंडाणु का बाहर निकलना ही अंडोत्सर्ग कहलाता है। इसके बाद जो लिखा है कॉर्पस ल्यूटियम, ये कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है?
अंडोत्सर्ग के बाद जब अंडोत्सर्ग हो जाता है, इस प्रकार से यहाँ से प्रोसेस चल रही, यहाँ से ग्रेफेन फॉलिकल्स कोशिकाएं बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, और यहाँ पे अंडाणु रिलीज हो रहा है। फिर इसके बाद यहाँ से कर्म आता जा रहा है। तो यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है, ये अंडोत्सर्ग के बाद जब ग्रेफेन फॉलिकल्स की कोशिका फट जाती है और उससे तब उस टूटे हुए फॉलिकल से, इसी टूटे हुए फॉलिकल से जो अंडाणु रिलीज हो जाता है, फैलोपियन नलिका में पहुंच जाता है अंडाणु, इसी ग्रेफेन फॉलिकल से कॉर्पस ल्यूटियम ये बनता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। अर्थात हम सरल वाक्य में कहें कि ओव्यूलेशन के बाद बचा हुआ जो फॉलिकल है, इसी से कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। ठीक, अब कॉर्पस ल्यूटियम के कार्य क्या होते हैं? इस कॉर्पस ल्यूटियम कार्य हैं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करना। ये हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और गर्भाशय की जो भीतरी परत है, जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, इसको बनाए रखना, इसको मेंटेन करके रखना, गर्भ धारण के लिए तैयार रखना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम होता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम कर रहेगा। और दो स्थिति यहां पे होती हैं। यदि गर्भ धारण हो जाए, निषेचन की क्रिया हो जाए फैलोपियन स्क्रीन नलिका नहीं में, दिख रही है। तो कॉर्पस ल्यूटियम बना देता है उस समय, कॉर्पस ल्यूटियम बना देता है। तो इससे अच्छा, बच्चों हो रही सीधा? नहीं सर, नहीं दिख रही स्क्रीन। हेलो बच्चों, जी सर। नहीं दिख रही से हुई है। अभी फुल है, हो रही है बेटा अभी? जी नेटवर्क तो सर। फुल है यहाँ अभी। यस सर। आ रही स्क्रीन? हाँ जी सर। अच्छा बेटा, तो यहाँ पे जब कॉर्पस ल्यूटियम बना रहे, तो इसे कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। अब जब गर्भ धारण नहीं होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाता है। तो इस प्रकार से अंडाणु, अंडाशय की जो है एक टीएस आपके पास पूछी जाती है, तो ये हमें भी ध्यान रखना है किस प्रकार से इसका बनाना है। और बाकी इसमें जो स्ट्रोमा वाला पार्ट्स है, इसमें ब्लड वेसल्स ये जो है ये इसमें, और इसी में ग्रेफेन फॉलिकल्स की कोशिकाएं हैं। और इन्हीं ग्रेफेन फॉलिकल की कोशिकाओं से अंडाणु रिलीज होता है। उसके जो बचा हुआ ग्रेफेन फॉलिकल्स होता है, इससे कॉर्पस बनता है। और यहाँ पे दो स्थितियां होती हैं। यदि मैंने कहा कि निषेचन हो जाता है, तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित तो करता है और गर्भाशय की भित्ति को बनाए रखता है, क्योंकि निषेचन हो चुका है। जो जाइगोट आएगा, जब वो मोरुला ब्लास्टुला स्टेज तक आएगा, जब वो गर्भाशय में आएगा, तो ये इसको बनाने के लिए, मतलब जो गर्भाशय की भित्ति है एंडोमेट्रियम, इसको बनाया जाता है गर्भधारण के लिए। और निषेचन ना होने पर ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास पूछा भी जाता है पेपर में कि कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। या कॉर्पस ल्यूटियम के कार्य बताइए, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को स्रावित करना, गर्भाशय की भीतरी परत एंडोमेट्रियम, ये भी याद करना है, कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है एक नंबर में कि गर्भाशय की आंतरिक भित्ति को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एंडोमेट्रियम, इसको बनाए रखना।
और कॉर्पस एल्बिकेंस कब बनता है, ये भी पूछा जाता है। कॉर्पस एल्बिकेंस कब बनता है? जब निषेचन नहीं होता है, गर्भधारण नहीं होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम विघटित होकर कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाता है। तो ये यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, 7वां प्रश्न, कि पुष्पीय पौधों में द्विनिषेचन तथा त्रिसंलयन को समझाइए। द्विनिषेचन तथा त्रिसंलयन को समझाइए, रेखा चित्र भी दीजिए। तो पुष्पीय पौधों में द्विनिषेचन और त्रिसंलयन क्या होता है? जब पुष्पीय, इसे द्विनिषेचन कहते हैं, 2 बार निषेचन होना। का होना द्विनिषेचन पुष्पीय पौधों में पाई जाती है। द्विनिषेचन की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं।